Hello guys, welcome to our study YouTube channel Zero to Hero 24/7 Beginning of Winning. फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे हमें एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और वहाँ पर अगर हमें ये टॉपिक अगर क्लियर ना हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे और ये टॉपिक क्या है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हिंदी में कहते हैं मांग की लोच। और ये जो टॉपिक है ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको डिमांड के बारे में बताती हूँ कि डिमांड जो होता है, हम डिमांड लॉ के बारे में जानते हैं। मांग का नियम हम जानते हैं कि क्या है कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। मतलब अगर मूल्य में बढ़ोतरी हो, अगर प्राइस अगर बढ़े किसी भी चीज़ का तो उसका डिमांड क्या होता है? कम हो जाता है। और अगर प्राइस अगर किसी भी चीज़ का कम हो तो क्या होता है? उसका डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये हमारा मांग का नियम ये बताता है कि अगर प्राइस हाई हो तो डिमांड लो और प्राइस लो हो तो डिमांड हाई हो जाता है। लेकिन डिमांड ऑफ लॉ में हमें ये नहीं पता लग पाता कि कितना प्राइस डाउन होने से कितना डिमांड में बढ़ोतरी हो रही है और कितना प्राइस इंक्रीज होने से कितना डिमांड घट रहा है। ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता लग पाती है डिमांड लॉ से। तो अभी हमें कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितने चेंजेस आ रहे हैं ये पता करने के लिए हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए? किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ज़रूरत होती है। तो डिमांड लॉ में हमें सिर्फ ये पता लगता है कि प्राइस में चेंजेस होने के कारण डिमांड में किस प्रकार का चेंजेस आ रहा है, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें ये पता लगता है कि प्राइस में कितना चेंजेस होने से डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है। ये हमें पता लगता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो आइए आज हम इसी को समझते हैं। तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी रिलेट्स टू द इफेक्ट ऑफ अ स्मॉल चेंज इन प्राइस अपॉन द अमाउंट डिमांडेड। क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि जो इलास्टिसिटी है वो किस चीज़ से रिलेट करता है कि जो भी स्मॉल चेंजेस प्राइस में हो रहे हैं, जो भी स्मॉल चेंजेस प्राइस में हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अमाउंट में कैसे कैसे वेरिएशन हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या कौन डिफाइन करता है, वो कौन कैलकुलेट करता है? वो करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का कॉन्सेप्ट से हमें ये जानने को मिलता है कि स्मॉल चेंजेस ऑफ प्राइस किस तरह से अमाउंट को इफेक्ट कर रहा है, डिमांड के अमाउंट को इफेक्ट करता है। ये हमें किससे पता लगता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। अभी हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये तो चलो इसका डेफिनेशन हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें ये पता लगता है, लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं कि जब प्राइस में एक रुपये कम हो गए तो उसके डिमांड में कितना चेंजेस आया। ये ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये जान लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या बताता है हमें? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमें ये बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये होता है कि प्रपोर्शनेट चेंज इन अमाउंट डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में वेरिएशन होने की वजह से जो अमाउंट में चेंजेस आया है उसका प्रपोर्शन वैल्यू, उसका प्रपोर्शनेट वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं किससे? प्राइस में जितना चेंजेस हुआ है उससे डिवाइड करते हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं कि प्रपोर्शनेट चेंज इन अमाउंट डिवाइडेड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं कि मांग की मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है उसे हम डिवाइड करते हैं प्राइस में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है उससे। तो हमारा निकलता है मांग की लोच, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा कैलकुलेट होता है। अब प्रपोर्शनेट चेंज इन अमाउंट डिमांडेड मतलब मांग की मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन हुआ है उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो मांग की मात्रा में जितना चेंजेस आया है, मतलब अगर मांग की मात्रा अगर पहले 25 थी और अब 20 हो गई है तो चेंजेस कितने का हुआ है? 5 का चेंजेस हुआ है। और उसका हम लोग अनुपात किससे निकालते हैं? तो जितना हमारा इनिशियल प्राइस था
उन दोनों का रेशियो निकालते हैं। मतलब मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है और इनिशियल मांग जो हमारा रहा है, उन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो हमारा क्या निकलता है? प्रपोर्शनेट चेंज इन अमाउंट डिमांडेड। और उसी तरह प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? तो जो प्राइस में चेंजेस आया है, जो प्राइस में चेंजेस आया है उसका रेशियो हम निकालते हैं इनिशियल प्राइस से। मतलब जो हमारा पहले प्राइस था उसको हमें बेस में लेना पड़ता है। मान लीजिए अगर प्राइस 4 था और बढ़ करके 5 हो गया, तो चेंजेस कितने का आया? 1 का आया। और हमारा इनिशियल प्राइस कितना था? 4। तो हमारा अनुपात, प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस का अनुपात क्या निकलेगा? 1/4 निकलेगा। तो मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कैसे निकलता है? जो चेंजेस आया है डिमांड में, उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है इनिशियल मांग से, इनिशियल डिमांड से। और मूल्य की मात्रा में जो परिवर्तन आया है उसे हमें डिवाइड करना पड़ता है किससे? इनिशियल प्राइस से। और जब इन दोनों को निकालने के बाद हम एक दूसरे से जब हम डिवाइड कर देते हैं, इसको पूरा को और हम इसको पूरा को जो निकाले हैं, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है मांग की लोच। इसे ही कहते हैं मांग की लोच। आइए इसके डिनोशन को देखते हैं कि इसे डिनोट कैसे किया जाता है, और इसे बहुत ही और इजीली तरीके से आगे के स्लाइड में हम समझते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, जो हमें मेनली एग्जाम में क्या करना है? यूज करना है। यही फॉर्मूला हमें एग्जाम में यूज करके इस ऐसे आने वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा जो ये फॉर्मूला था वो क्या था? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। मतलब डेल्टा क्यू क्या है? तो जो फाइनल हमारा जो डिमांड था, जो फाइनल डिमांड हुआ, प्राइस में चेंजेस होने की वजह से, जो डिमांड में चेंजेस होने की वजह से, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि डिमांड क्या हुआ? 25 था और मान लीजिए डिमांड कम होकर के कितना हो गया? 20 हो गया। तो डेल्टा क्यू कैसे निकलता है? तो डेल्टा क्यू निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारा डिमांड कितना हुआ? 20, और इनिशियल डिमांड हमारा कितना था? 25 था। तो हमारा डेल्टा क्यू कितना आ गया? डेल्टा क्यू हमारा कितना आ गया? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 20 माइनस 25, तो कितना आ गया? -5। डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना आ गया? -5। और इसे हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है? तो क्यू से। तो क्यू यहाँ पर क्या है? इनिशियल डिमांड। तो इनिशियल डिमांड हमारा कितना था? 25। तो हमारा डेल्टा क्यू कितना हो गया? -5, और क्यू कितना हो गया? 25। अब नीचे वाले को हम देखते हैं। तो डेल्टा पी, तो मैंने एग्जांपल दिया था कि प्राइस कितना था? प्राइस 4 था और वो बढ़ करके कितना हो गया? 5 हो गया। बढ़ करके क्या हो गया? 5 हो गया। तो डेल्टा पी कितना हुआ? तो डेल्टा पी मतलब प्राइस में कितना चेंजेस आया? 1 रुपए का चेंजेस आया। मतलब डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितना है? 5, और इनिशियल वैल्यू कितना है? 4। इन दोनों को अगर हम डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा? 1 रुपीज का डिफरेंस आया। प्राइस में 1 रुपीज का डिफरेंस आया। और इनिशियल प्राइस कितना था? पी। इन दोनों को जब हम रेशियो को निकालते हैं, पी यानी 4, इनिशियल प्राइस हमारा कितना था? 4, और जब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो ये बन जाता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और ऊपर वाला जो है वो है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। इसे सिंप्लीफाई कैसे किया गया है? तो डेल्टा क्यू जो है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, इसको जब हम ये प्रोपोर्शनेट में है, जो जब इसको हम इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये पी जो है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ये है डेल्टा पी है वो नीचे चला आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड में क्या होता है कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। और फिर इसी को सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। इस वाले को इधर ले आया गया है, इस वाले को इधर ले आया गया है, तभी ये फॉर्मूला जो है वो आया है। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आया है। तो मैंने क्या बताया था? डेल्टा क्यू हमारा कितना आया था? डेल्टा क्यू हमारा आया था -5, और डेल्टा पी हमारा कितना था? डेल्टा पी 4 से 5 हुआ था, तो चेंजेस कितना आया था? 1 का चेंजेस आया था। और हमारा इनिशियल प्राइस कितना था? हमारा इनिशियल प्राइस कितना था? हमारा इनिशियल प्राइस था 4, सॉरी, हमारा इनिशियल प्राइस था कितना? 4 था। और क्यू कितना था? मतलब इनिशियल डिमांड कितना था हमारा? 25 था। यही था ना कि डिमांड में कितना चेंजेस आया था? वो 25 से डिक्रीज होकर 20 चला गया था, और प्राइस इंक्रीज हो गया था कितना? 4 से 5 हो गया था। तो इनिशियल हमारा क्वांटिटी 25 था और इनिशियल प्राइस था
4। और जब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -20। 4 इंटू 5 -20 और डिवाइडेड बाई 25, मतलब -20 डिवाइडेड बाई 25। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 0.8। और ये नेगेटिव साइन भी इसमें लगा रहेगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, -0.8 हमारा आया है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एग्जाम में इस तरह से भी आंसर पूछता है, कई बार 0.8 भी दे दिया जाता है, कई बार किस तरह से पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा 1 से कम है ना, -0.8 आया तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये माइनस साइन हमें क्या शो कर रहा है, ये माइनस साइन जो है ये हमें शो कर रहा है कि जो प्राइस और डिमांड के बीच में हमारा किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। प्राइस अगर गिर रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये इस तरह का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है माइनस का साइन जो 0.8 में लगा है, यही शो कर रहा है ये माइनस का साइन। तो ये था पूरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट जिसे मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी। तो आइए इस वीडियो को यही कंप्लीट करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।